नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कृष्णानंद पांडे। एक लंबे इंतजार के बाद एक बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए वापस आई है, ठीक है। और आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि आपको इसके बारे में पता चल ही गया होगा, बट आज आपको सिलेबस के बारे में इसके और वैकेंसी क्या है, किस तरीके से नंबर ऑफ पोस्ट हैं, अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो कितनी कितनी पोस्ट आपके लिए मिलेंगी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके EPFO की, ठीक है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप आराम से इस पेपर को दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा पेपर होता है, यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। नोटिफिकेशन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट चीज़ें इस नोटिफिकेशन में। अगर आपको ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, बट आप इसके लिए परेशान ना हो, मैंने इसकी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल ली है, ठीक है। सो बेसिकली हम बात करेंगे इसमें EPFO का जो ये पर्टिकुलर आया है नोटिफिकेशन, प्रॉपर नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो वो 26 तारीख को जो है आएगा, ठीक है। और 26 तारीख को जब आएगा तो हम प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको बता देंगे। हालांकि जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो इसी में दे रखी है। सिलेबस हमें पता ही है, किस तरीके से एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। EPFO के बारे में, ठीक है, आई है टोटल वैकेंसीज कितनी है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं यहां पर बता दे रहा हूं 230 वैकेंसी है। इसमें दो कैटेगरी की वैकेंसीज अलग अलग होती हैं। एक आपकी होती है EPFO की, ठीक है, और एक होती है EO/AO की, ठीक है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंटिंग ऑफिसर। यहां पर होता है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, APFC होता है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों वैकेंसीज में क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके का पे स्केल है। वो सारी चीज़ें आपको इसमें दे रखी हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ये हम वहाँ पर आपको शेयर कर देंगे। इसके साथ ही साथ आपको डिटेल जो है सिलेबस भी दे दिया जाएगा। बढ़ते हैं अपनी जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन की तरफ। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो 230 वैकेंसीज आपको इस बार देखने को मिल रही हैं, जिसमें आपको EPFO की APFC और EORO दोनों मिला करके हैं। अगर मैं बात करूं दोनों में से पर्टिकुलर कितनी कितनी वैकेंसी हैं, तो 156 EO और AO की हैं, ठीक है। आपको 156 पोस्ट मिलती हैं। अगर आप इसको कैटेगरी वाइज देखेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 78, EWS के लिए 1, OBC के लिए 42, SC के लिए 23 और ST के लिए 12, ठीक है। अच्छी खासी वैकेंसी है। अच्छी तैयारी के साथ अगर आप इसे देते हैं और लगभग प्रॉपर टाइम भी मिल रहा है आपको इसको जो है इसका फॉर्म भरने के लिए और पेपर देने में, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आपको यहां पर देखेंगे तो यानी कि PWBD, ठीक है, ये बेसिकली ये कैटेगरी जो है इसके लिए रिजर्व वैकेंसीज भी हैं, इस बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। बैकलॉग करके जो रिजर्व वैकेंसी होती है इसमें आपको देखने को मिलेंगी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। और अगर मैं बात करूं 74 वैकेंसीज की, तो ये 74 वैकेंसी APFC में आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको टोटल कैटेगरी वाइज UR के लिए यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 32, EWS के लिए 7, OBC के लिए 28 और SC के लिए 7, ST के लिए इसमें 0 वैकेंसीज दिखाई जा रही हैं। वहीं आप PWBD के लिए देखें तो 3 वैकेंसीज इसमें देखी जाएंगी, ठीक है। अब आपको ध्यान से समझना है, ये आपकी कमिश्नर लेवल की पोस्ट होती है। ये आपकी अगर आप देखें तो इसमें पे स्केल के बारे में भी सारी चीजें बताई जा चुकी हैं, ठीक है। ये कमिश्नर लेवल की पोस्ट है, इसमें 74 वैकेंसीज हैं। अच्छी खासी चीजें आप इसमें अगर आप देखें तैयारी कर रहे हैं तो आप दोनों में भी डाल सकते हैं। और एक चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसकी तैयारी के लिए आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना होता है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं यूपीएससी की तैयारी अगर आपने अच्छे से की है या आप पिछले 1 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी देने के लिए, ठीक है, तो आप यूपीएससी CSC की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसको बहुत ईजिली दे सकते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस जो है वो बहुत छोटा होता है। बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ आप इसको पास कर सकते हैं, ठीक है। चीजें ध्यान से समझिएगा। आपको क्लियरली बोला गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो इसका स्टार्ट होगा वो याद रखिएगा 29 जुलाई से स्टार्ट होगा, ठीक है। 29 जुलाई से आपका जो है स्टार्ट होने वाला है। वहीं लास्ट डेट की बात करें तो आपकी 18 अगस्त 2025 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। 18 अगस्त 2025 इसकी लास्ट डेट है, इस बात को ध्यान रखना। तो लगभग 15 अगस्त के बाद आपको 2 दिन का टाइम मिल रहा है, ठीक ठाक। याद रखिएगा कभी भी एप्लीकेशन को लास्ट अटेम्प्ट पे मत भरा करिए, ठीक है। जब बिल्कुल लास्ट डेट आ रही है, आप एप्लीकेशन भरने के ट्राई कर रहे हैं, तो सर्वर जो है वो थोड़ा सा जो है आपको दिक्कत कर सकता है। बात समझ में आ गई। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है, तो ये इसका राउंड क्या है, मतलब इसमें क्या लेयर्स हैं, सिलेक्शन कैसे लेना है। तो इसमें 2 तरह की लेयर होती है। एक तो होता है आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट, जिसको आप RT बोलते हो।
दूसरा इंटरव्यू राउंड होता है, ठीक है। दो ही चीज होती है, एक पेपर दिया और एक इंटरव्यू दिया, ठीक है ना। इसके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेंगे। एक तो आपका हो गया रिक्रूटमेंट टेस्ट, इसके साथ ही साथ इंटरव्यू राउंड होता है। दो चीजें होती हैं, बहुत ही आसान और बहुत ही मैं कह सकता हूं कि इसको अगर आपने ठीक ठाक तैयारी यूपीएससी की है तो आप इसे क्लियर कर लेंगे, ठीक है। मेरे बहुत सारे दोस्त पर्टिकुलर इसमें सेलेक्टेड है। चूंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि आप अपनी तैयारी के दौरान आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जो इसका सिलेबस है, उसमें बहुत ही ज़्यादा रिफाइन करके इसमें सिलेबस पूछा जाता है। कुछ अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करूं इसके जो है पैटर्न की, तो पैटर्न आप क्लियरली देख सकते हो। अगर टोटल क्वेश्चन मैं पूछूं तो आपको 120 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ध्यान रखना, ठीक है। 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। अगर मैं बात करूं टोटल मार्क्स इन द रिटन एग्जाम, तो आपको टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 300 के होते हैं। 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 2.5 मार्क्स के 300 नंबर का पूरा पेपर होगा। ड्यूरेशन अगर मैं बात करूं तो 2 घंटे का टाइम मिलता है आपको। इसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग यूपीएससी में बिल्कुल 1 पॉइंट जो है 1 पॉइंट कह रहा हूँ 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। बात समझ में आ गई। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं इंटरव्यू कितने का होगा, तो इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा, तो टोटल पेपर आपका हो जाएगा 300 मार्क्स का आरटी हो गया, और इसके साथ साथ आपका इंटरव्यू जो है वो 100 मार्क्स का। तो अगर मैं बात करूं टोटल, तो टोटल आपके 400 मार्क्स के जो है ये पूरा पेपर होता है, जिसमें आपको इंटरव्यू राउंड और इसके साथ साथ आपका आरटी दोनों इंक्लूडेड है। अब मैं बात करूं क्वालिफाइंग मार्क्स की, यानी इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू में कहा गया है कि जनरल कैटेगरी वालों को 50 मार्क्स लाना जरूरी है, और अगर वहीं ओबीसी की बात करें तो 45, और एसटी, एससी और पीएच की यानी कि फिजिकली हैंडीकैप की बात करूं तो 40, ठीक है। और इतना बहुत आसानी से आ जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने आरटी में अच्छा स्कोर कर रखा है, आरटी में अच्छा स्कोर कर रखा है, ठीक है, तो आप इंटरव्यू के लिए चिंता बिल्कुल मत करिए। इंटरव्यू में आपको बहुत ही आसानी से, अगर आप जर्नल से हैं तो आप 50 नॉर्मली अचीव कर ही लेंगे। इसके साथ ही साथ अगर आप ओबीसी हैं 45 है, बहुत आराम से आप अचीव कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फोकस किस पे करना है? आरटी पे फोकस करना है। इंटरव्यू राउंड इसलिए इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैं आपको इजी कह रहा हूं, रीजन उसका यह है कि अगर आपने यूपीएससी की तैयारी की है तो बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं, जो पर्सनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई इतना आपको यूपीएससी सीएससी की तरह इसका इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। इसका इंटरव्यू बहुत नॉर्मल होता है, आपसे बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, आपके बारे में भी पूछ लिया जाता है, और उसी के आधार पर आपको जो है मार्क्स दिए जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो फाइनल स्कोर तो 400 से आपकी जो है मेरिट बनती है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसके बाद अब इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सिलेबस में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, क्या क्या चीजें आएंगी, इनके बारे में। यानी कि ये जो आपका 300 मार्क्स का आरटी एग्जाम होता है, ठीक है, रिक्रूटमेंट टेस्ट जो होता है 300 मार्क्स का, उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, इसमें आप ध्यान रखिए। पहली चीज तो सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं, और याद रखिएगा इसमें सब्जेक्ट वाइज भी पूरा सब्जेक्ट नहीं होता है, अभी मैं आपको इसमें क्लियर कर देता हूं। सबसे पहली चीज जर्नल इंग्लिश के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आपको जब ईपीएफओ में काम करने का मौका मिलता है तो कोशिश यही रहती है कि मतलब आप देखते भी होंगे, प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे आपने, अगर आपके फादर जॉब करते हैं, पीएफ कटता है, सबको पता है। तो ऐसी चीज़ों में जो इंग्लिश जो है उसके बारे में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझते हैं, आपको नॉर्मल इंग्लिश समझ में आनी चाहिए बस, ठीक है। जर्नल इंग्लिश के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। 120 क्वेश्चंस होंगे, 300 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर आपको पूरा सारा जो है डिटेल दे रखा है। इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट एंड करंट इवेंट्स। याद रखिएगा, फ्रीडम मूवमेंट यानी कि 1850, इससे रिलेटेड यानी कि इसके बाद से आपको चीजें पढ़नी है। आपको हिस्ट्री में भी पूरा एंशिएंट, मिडवल, ये सब बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है? फ्रीडम मूवमेंट। फ्रीडम मूवमेंट का मतलब 1850 के आसपास से जो फ्रीडम मूवमेंट से स्टार्ट हुए उसके बारे में। बुक्स अगर मैं बोलूं तो स्पेक्ट्रम सबसे बेस्ट बुक है, स्पेक्ट्रम पढ़ लो। स्पेक्ट्रम इसलिए क्योंकि स्पेक्ट्रम की जो आधुनिक भारत की किताब आती है, ठीक है, बेसिकली उसको पढ़ करके जो है कैंडिडेट इसको पास कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। चलो, इसके बाद आपसे थोड़ा सा पॉपुलेशन, डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। सो बेसिकली डेमोग्राफिकल डेटाज आपसे पूछे जा सकते हैं कि डेमोग्राफिक डेटाज क्या हैं। इसके साथ ही साथ आपको डेवलपमेंट और इसके साथ ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमी का थोड़ा सा पॉइंट इसमें होता है। फिर आपसे पॉलिटी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पॉलिटी के भी जो वेटेज होता है, पॉलिटी के जो क्वेश्चन आते हैं वो ठीक ठाक आते हैं, मतलब आपको अच्छे लेवल की तैयारी करनी है इसकी।
कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया, यानी कि आपको अगर मैं बात करूं तो पॉलिटी से अच्छे खासे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे, तो इसलिए पॉलिटी इंपॉर्टेंट है। फिर प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी का जो सेगमेंट है उसमें आपको करंट सिनेरियो पढ़ने हैं, यानी कि प्रेजेंट में जो ट्रेंड चल रहा है। अगर मैं बात करूं जीडीपी की, अगर मैं बात करूं आपसे नेशनल इनकम हो गया, एफडीआई हो गया, डिफरेंट जो भी 4 पिलर हैं, 4 पिलर के बारे में आपको ठीक ठाक से पता होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके साथ ही साथ आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन जो है वो कॉमर्स बैकग्राउंड से किया है, तो इसमें थोड़ी सी एज मिल जाती है उन लोगों को। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका नोटिफिकेशन देखेंगे तो नोटिफिकेशन में क्लियरली ये मेंशन है कि अगर आपने मैनेजमेंट, अगर आपने लॉ, ठीक है, या आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो इसमें आपको थोड़ी सी प्रेफरेंस मिल जाती है। रीजन उसका क्या है? क्योंकि इसमें आपको मैनेजरियल रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आपने कॉमर्स से किया है तो आपके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि थोड़ा सा सेगमेंट इसमें कॉमर्स का भी आता है। अब अगर कॉमर्स किया है तो इकोनॉमी तो आराम से हो जाएगी। ठीक है, और इकोनॉमिक ट्रेंड भी आपने पढ़ा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कॉमर्स साइड से हैं, तो ये आपके लिए बहुत ईजी है। ठीक है, अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है अकाउंटिंग प्रैक्टिस के बारे में, आपको लेजर पता होना चाहिए, आपको बुक कीपिंग पता होनी चाहिए, अकाउंटेंसी पता होनी चाहिए, रूल्स पता होने चाहिए, है ना, डेप्रिसिएशंस क्या होते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिकली आपको जो है अकाउंटिंग के बारे में, ऑडिटिंग के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। याद रखिएगा, मैं आपको यहाँ बुक भी बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है ये वाला पोर्शन जो कवर करना है तो आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं, और अगर आपको फ्रीडम मूवमेंट पढ़ना है तो स्पेक्ट्रम को पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आपको गवर्नेंस, तो लक्ष्मीकांत आप पढ़ ही रहे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ प्रेजेंट ट्रेंड इंडियन इकोनॉमी के लिए आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं जिसमें आपको करंट सिनेरियो के साथ प्रेजेंट ट्रेंड दे रखा हो। इसके साथ ही साथ अगर आप अकाउंटिंग और ऑडिटिंग और इंडस्ट्रियल रिलेशन, याद रखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा तोड़ूंगा, ध्यान रखना, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, पर्टिकुलर इस सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आप क्लास 12th की कोई भी बुक अकाउंटिंग को लेकर के पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ ऑडिटिंग के लिए, ठीक है, ऑडिटिंग के लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगा, ये है तमिलनाडु बोर्ड की एक बुक आती है, तमिलनाडु बोर्ड की एक बुक आती है ऑडिटिंग को लेकर के, ऑडिटिंग एंड प्रैक्टिसिंग। ठीक है, उसकी जो बुक है क्लास 12th की, उसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आपसे इंटरनल ऑडिट पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि ऑडिटिंग कितने प्रकार की होती है। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चंस आपको इसमें पता होने चाहिए। कोशिश ये करना जितने रूल्स हैं, जितने लॉ हैं, उन पे ज्यादा फोकस करना। जैसे अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 किससे रिलेटेड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 किससे रिलेटेड है, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 किससे रिलेटेड है, ये थोड़ा सेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट रहता है। अब अगर मैं बात करूं, अगर आप देखेंगे तो ये जीएस है, अकाउंटिंग, और इसको छोड़ दें अगर, फिर मैं यहां आपको दिखाना चाहता हूं इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ एंड इंश्योरेंस। ये पर्टिकुलर सेगमेंट आपको कहां से कवर करना है वो मैं अलग से बताऊंगा, अभी के लिए इसको छोड़ते हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, जर्नल साइंस में आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री थोड़ी थोड़ी पूछी जाती है। ठीक है, एक का दुक्का क्वेश्चंस भी आपको मिक्स करके मिलते हैं। इसके साथ ही साथ कंप्यूटर की बेसिक एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए कि जो एप्लीकेशन है उसके कैसे काम करता है, आपको वर्ड के बारे में पता होना चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए, हार्डवेयर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि काम आपको करना है कंप्यूटर पे, है ना। इसके साथ ही साथ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पूछी जाती है, और मैथमेटिक्स ठीक ठाक पूछी जाती है। ठीक ठाक का मतलब बिल्कुल आप कह सकते हैं, इसको मैं एसएससी तो कंपेयर नहीं करूंगा, सीजीएल से नहीं, लेकिन आपसे बेसिक एलिमेंट्री पूछी जाएगी, यानी कि आपको प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपको मिक्सचर्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपको बेसिक क्वेश्चंस। यानी कि इसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा, आर.एस. अग्रवाल की। आर.एस. अग्रवाल की एक बुक आती है, अगर आपने सुनी हो तो आर.एस. अग्रवाल की एक किताब आती है, मैथ्स के लिए आप उसे प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स पूछी जा सकती है, जैसे मीन, मीडियन, मोड क्या होता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है स्क्यूनेस क्या होती है, आपसे पूछा जा सकता है कि एक पर्टिकुलर कोरिलेशन क्या होता है, तो कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन, और ये सब बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको इंडेक्सिंग पूछी जा सकती है, तो स्टैटिक्स, इसके साथ साथ जनरल मेंटल एबिलिटी, या बेसिकली इसको आप कह सकते हैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ सोशल सिक्योरिटी स्कीम इन इंडिया। अब ये वाला पार्ट जो है यूपीएससी में भी आपने पढ़ा है, यूपीएससी में भी आप सारी योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं, सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, तो सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया ये आपको पढ़ना है। अब इनको अगर मैं कहूं कि अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये वाली लाइन अगर हम छोड़ दें तो बाकी जीएस का एक
छोटा छोटा पोर्शन आप समझ सकते हो, यानी कि जीएस और सीसैट दोनों देखने को मिल रहा है। बट क्या है, ये दोनों एक ही पेपर में 120 क्वेश्चंस बना करके रखे जाएंगे। अब बात आती है इंपॉर्टेंट, यहां याद रखिएगा, मैं आपको ये बात क्लियर कह सकता हूं क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, इसलिए मैं आपको कहूंगा इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ और इंश्योरेंस, ये चीज आपको ठीक ठाक पूछी जाती है और अच्छे लेवल पे पूछी जाती है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है, डिस्प्यूट्स कैसे जो है सॉल्व किए जाते हैं इंडस्ट्रीज में, कैसे जो है आप ट्रेड यूनियन के बारे में पढ़ते हैं, आप इसमें पढ़ते हैं कि पर्टिकुलर जो इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनाई जाती हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडिया में लेबर लॉ को लेकर के क्या चीज़ें हैं, कैसे जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो इनके लिए अगर आप चाहें तो आप बीकॉम में बहुत सारी ऐसी किताबें आती हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, अगर आप देखेंगे आपको आरयू में मिल जाएगा, आपको एलयू में मिल जाएगा, डीयू में मिल जाएगा, ऐसी बहुत सारी किताबें आपको देखने को मिलेंगी बीकॉम में पर्टिकुलर, या मैनेजमेंट, मैंने अभी कहा था ना, मैनेजमेंट में अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट में बहुत सारी ऐसी किताबें आपको देखने को मिलती हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, लेबर लॉ आपको पता होना चाहिए, और इंश्योरेंस के लिए आपको बेसिकली इंश्योरेंस एंड प्रैक्टिसेस करके एक बीकॉम में किताब आती है। सिलेबस आप देखो, टोटल आपको सिलेबस यहां पर यूपीएससी वाला कवर करना है, और यूपीएससी में भी कुछ अलग नहीं, जो पढ़ चुके हो वही, इसके साथ ही साथ बस आपको मैनेजमेंट की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पेपर आपका क्रैक होना बहुत ही इजी है, और क्रैक होना, मैं तो ये नहीं कह सकता कि आप क्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सारा का सारा पोर्शन, अब भाई सीसैट की आप तैयारी कर ही रहे थे, ठीक है, रीजनिंग आपकी अच्छी है, कॉम्प्रिहेंशन आप अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, तो सीसैट आपका तैयार हो गया। यूपीएससी में आपने पूरा जीएस कवर किया है, जीएस में भी आप यहाँ देखो फ्रीडम मूवमेंट पूछा जा रहा है, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, ठीक है। तो आप अगर देखो तो आपको पर्टिकुलर देखने को मिलेगा कि जीएस वाले पोर्शन आधे से ज़्यादा आपके तैयार होंगे ही होंगे। लेकिन अगर सीसैट की बात करें तो सीसैट में आपको मैथ्स आती है, एलिमेंट्री मैथ्स खुद ही बोल रखा है, ठीक है, स्टैटिक्स आपको मीन मीडियन मोड ये भी पता है। इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो मेंटल एबिलिटी, यानी कि आपको रीजनिंग भी आपको आती है। कंप्यूटर एप्लीकेशन, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इसके बारे में भी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं इसको कह रहा हूं कि ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और इसको बिल्कुल जाने मत दीजिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार आपसे ये बात कह रहा हूं। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, ठीक है, तो आप थोड़ा सा नोटिफिकेशन पे एक बार फिर से आ जाइए। नोटिफिकेशन में आप अगर आप जानना चाहें कि जैसे ईओ और एओ वाला जो पर्टिकुलर सेगमेंट है, यहां पर आप देखें तो वैकेंसीज के बाद आपको बताया गया है कि इसमें आपको मिलेगी पे स्केल की, अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसका पे स्केल अगर मैं बात करूं, पे स्केल क्लियरली मेंशन है कि लेवल 8 इन पे मैट्रिक्स एज पर द 7th पे कमीशन, ठीक है। एज आपको क्या बोली जा रही है, इसमें एज जो है, याद रखना, एज जो है वो 30 ईयर्स की एज है, ठीक है, 30 ईयर्स आपकी एज है, अलग अलग तरीके से, यानी कि अगर 30, इसमें एज वाला जो कॉलम है ना, मैं आपको बना करके दिखा देता हूं, एज को लेकर के पर्टिकुलर 30 ईयर्स जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। इसके बाद 33 ईयर्स, 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन होता है, ओबीसी के लिए है, ठीक है। इसके बाद आप देखें 35 एससी एसटी के लिए है, ठीक है, एससी एसटी के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप यहां क्लियरली देख सकते हैं कि 40 ईयर्स किसके लिए है, 40 ईयर्स किसके लिए है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इनके लिए ये कैटेगरी है। पे स्केल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो पे स्केल आपको क्लियरली मेंशन है लेवल 8, ठीक है, लेवल 8 पे स्केल है। बात समझ में आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। इससे रिलेटेड और भी जो भी इंफॉर्मेशन है, सिलेबस को लेकर के, बुक लिस्ट को लेकर के, वो सब हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। अब मैं बात कर रहा हूं एपीएफसी की। एपीएफसी का क्या है, तो देखो एपीएफसी में क्लियरली, चूंकि ये कमिश्नर लेवल की पोस्ट है, तो इसमें आपको पे स्केल जो है वो 10th पे स्केल मिलेगा, ठीक है, क्लियरली आपको यहां विजिबल भी है। अगर आप देखोगे नोटिफिकेशन डाउनलोड करके टेलीग्राम से, तो आपको 10th पे स्केल मैट्रिक्स मिलेगा एज पर द 7th। इसमें भी एज का जो फैक्टर है, मैं आपको बता दे रहा हूं, एज का जो फैक्टर है
एज का जो फैक्टर है, एज जो है इसमें 35 बोली गई है यूआर के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसके साथ ही साथ 38 बोली गई है, 3 साल ओबीसी वाला, वही 3 साल ऐड कर लीजिए। इसके साथ ही साथ एसटी और एससी के लिए इसमें आपको बोला गया है 40 ईयर्स, ठीक है, एससी और एसटी के लिए 40 ईयर्स। अब अगर मैं बात करूं 45 ईयर्स बोला गया है इसमें, 45 ईयर्स आपको बोला गया है पीडब्ल्यूबीडी के लिए, ठीक है। तो अब इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है, कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। मैंने आपको बेसिक ग्लिम्स यहां पर दे दिए हैं, बेसिक इंफॉर्मेशंस दे दी हैं। इससे रिलेटेड 26 तारीख को जो फुल नोटिफिकेशन जारी होगा, हम आपको वो भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप अगर इसकी तैयारी यूपीएससी कर रहे हैं तो अलग से कुछ नहीं तैयार करना है। इससे आपकी यूपीएससी की तैयारी भी नहीं जो है एक तरीके से आपकी दिक्कत होगी। आपको बस थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है और इजिली ये पेपर क्रैक होता है। मतलब मेरे जानने में जितने लोग इसमें सेलेक्टेड हैं वो यूपीएससी की ही तैयारी कर रहे थे। 2-3 कैंडिडेट जो कि मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने एसएससी की तैयारी की थी, मैथ्स के बेसिस पे इसको क्रैक कर दिया, मैथ्स के बेसिस पे, और एपीएफसी में सिलेक्शन हुआ उनका, ठीक है। अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो मेरे एक फ्रेंड है, ठीक है, उड़ीसा में वो पोस्टेड है इस समय, ठीक है। तो आपको मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और आप इसको प्लीज जाने मत दीजिए। आप अपनी तैयारी के दौरान ही इसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई इंफॉर्मेशन, किसी भी तरीके की कोई मदद आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी तरीके से हेल्प करूंगा। इसके साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे आपको नोटिफिकेशन और इसके साथ ही साथ आपको सिलेबस, ठीक है, जो है पूरी तरीके से तोड़ करके आपको पूरा सिलेबस भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियोस की जो है जो हमें समझाना चाह रहा था वो आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करिएगा सो दैट उनको भी ये चीज़ें पता चल सकें, ठीक है। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।